अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला। वेलकम टू जियो पाकिस्तान प्रेजेंटेड बाय हियर यू गो 7 अप। और शो हमारा बिल्कुल वही है वैसे। कल आप लेके गई थी, आज मैं ही लेके जाऊंगा। ये भी लड़ाई होने वाली है। और हम बनाएंगे इसका दूध सोडा। खैर आप बताइए कि आपके रोजे कैसे गुजर रहे हैं? आज जियो पाकिस्तान टीवी पे ट्वीट करके हमारे हालात क्या हैं, हम जरा वो आपको बता देते हैं। बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि क्या हो रहा है इधर। आपको बताएंगे कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन ही वाहिद और मौसर हथियार है और इसीलिए दुनिया भर में कोरोना वैक्सीनेशन तेज़ी से जारी है। अमरीका, यूरोप और जापान समेत दुनिया के कई ममालिक अपने शहरियों को मुख्तलिफ इंसेंटिव्स देकर कोरोना वैक्सीन लगवाने पर राजी कर रहे हैं। अब ये आप इंसेंटिव्स जब सुनेंगे ना तो आइडियाज आ रहे हैं ना, आपका भी बड़ा दिल चाहेगा कि जरा रेजिस्टेंस होनी चाहिए लगवाने में। लेकिन सुन ले, कई अमेरिकी कंपनियों ने वैक्सीन लगवाने वालों को तनख्वाह के साथ $500 बोनस देने का भी ऐलान किया है, विच इज़ अमेजिंग। और चीन में कोरोना वैक्सीनेशन जो है उसको लगवाने वालों को सियाहती मकामात के टिकट, शॉपिंग कूपन्स की पेशकश की गई है। मतलब लोगों को लिटरली कहा जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, फोर्स तो नहीं है, ये तो मनाया जा रहा है, रागिब किया जा रहा है, लोअर किया जा रहा है बेसिकली टू गेट वैक्सीनेटेड। इंडोनेशिया में वैक्सीन ना लगवाने वालों को 1 माह की तनख्वाह काटने की धमकी दे दी गई है। ये भी जबरदस्त बात है। यहाँ तो अगर हम अपनी बात कर लें तो यहाँ बिल्कुल ऐसा मामला नहीं है, बिल्कुल ही उलट है मामला। सिर्फ हेल्थ वर्कर्स और 50 साल से ज़ायद अफराद के लिए वैक्सीनेशन की सहूलत मौजूद है। और सरबरा NCOC असद उमर का कहना है कि हुकूमत जिस एक ग्रुप के अफराद की वैक्सीनेशन अभी कर रही है उसमें से भी सिर्फ 10% लोगों की रजिस्ट्रेशन हो सकी है। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में जो लोग, ये तो 6,40,000 तो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उसके अलावा जो 50 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग हैं वो 17 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है हमने। और ये वो आबादी है जिसकी कुल आबादी पाकिस्तान में 2,60,00,000 है। तो ज़ाहिर है एक बहुत छोटी तादाद ने अभी तक इसके अंदर से 10% भी नहीं है जिन्होंने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है। अच्छा जी, आपको बताएं कि वैक्सीनेशन के लिए हुकूमत को जिम्मेदारी तो अदा करनी है, आवाम को भी खुद इसे जिम्मेदारी समझ कर लगाना होगा। और प्लीज़ लगवा लें, क्योंकि अगर इतनी चीज़ अगर आप खुद ना कर सके तो कल को अल्लाह ना करे दुनिया का ये भी कहना होगा भी यहाँ की आवाम जो है अपने लिए इस किस्म के अच्छे फैसले नहीं कर सकती तो और क्या करेंगे। इसलिए कर ले, लगवा लें वैक्सीनेशन जहाँ जहाँ मौका मिलता है। बैरून मुल्क सफ़र के लिए आने वाले दिनों में आपको पता है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी हो सकता है। हज और उम्रा के लिए अभी से आपको पता है सिर्फ उन लोगों को उम्रा वगैरह करने की इजाज़त है जो वैक्सीनेटेड हैं, जिनकी दोनों डोजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। एक और इससे जुड़ी बात और ओवरऑल भी बात कि हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स की 2021 की रैंकिंग आई है और बरक्स उन तमाम दावों के जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आने से पहले किया करते थे कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत होगी जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी, पाकिस्तानी पासपोर्ट कमज़ोर तरीन 107वें नंबर पर आया आउट ऑफ 110। तो हमारे से नीचे सिर्फ सीरिया, अफगानिस्तान है, सो जंगज़दा इलाके हैं। सो कैन वी जस्ट से इसमें वैसे किसी का कोई कसूर नहीं है, किसी हुकूमत को आप यू कैन नॉट होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इट इज़ अवाम, ये अवाम का काम है कि कोई तो अच्छा काम कर लें और माशाल्लाह इतना अच्छा काम करते हैं हम लोग, लेकिन कलेक्टिवली वी हैव टू डू समथिंग। जैसे वैक्सीनेशन का अमल है ताकि हम दुनिया को दिखा दें कि ना सिर्फ हमने कोविड को बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल किया, हमने वैक्सीनेशन में भी कोई इशूज़ नहीं किए। और हुमा, इस ये जो हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रेटिंग है, इसका ताल्लुक सिर्फ वैक्सीनेशन से नहीं है और बहुत से मामलात से भी है। सो ये सारा कुछ है, लेकिन ओवरऑल जाहिर है आगे आगे अगर हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो दुनिया अपने दरवाजे हम पर बंद करते चली जाएगी। हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर के केसेस और अमवात का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आज अगेन वैसे तो ओवरऑल मुल्क में सबसे ज़्यादा टेस्ट भी किए गए हैं, फिर 5,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो क्या इस लहर की पीक अभी आ गई है, अभी आना बाकी है? क्या ग्राफ, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि ग्राफ नीचे जा रहा है क्या? जी देखिए, इसकी पीक डिपेंड करेगी लोगों के रवैयों के ऊपर। अगर लोग अपने आप को जो SOPs हुकूमत की तरफ से इशू किए गए हैं, अगर उनके ऊपर अमल दरामद होता है और जिस तरह से हुकूमत भी इस वक्त जो है वो मजीद सख्ती करने लगी SOPs की अमल दरामद पे, अगर तो SOPs पे अमल दरामद हो जाता है तो मैं समझती हूँ कि हम इस वबा को यहीं पर रोक सकते हैं। पर जिस तरह कि ये रमज़ान का महीना है और इसके अंदर लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है और आने वाले दिनों में ईद की तैयारियों के लिए भी आपने देखा है कि लोगों का एक बेहतियाती वाली रवैया होता है और बाज़ारों में रश होता है। अगर लोगों ने SOPs पे अमल ना किया तो अभी मैं समझती हूँ कि अभी केसेस मजीद बढ़ने का अंदेशा है।
चलिए डॉक्टर नौशीन, आपने काफ़ी रीज़न्स वगैरह बताए, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो इस वक्त भी दुनिया की कमज़ोर तरीन सफरी दस्तावेज़ात में से शामिल है। लेकिन यहाँ अगर वैक्सीनेशन का अमल जिस रफ्तार और जिस अंदाज में चल रहा है, ख़दशा है कि दुनिया हम पर मज़ीद ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ना लगा दे, तो हुकूमत ये रुख देखते हुए कुछ तेज़ी नहीं ला सकती पूरे अमल में, क्योंकि अगर ये तेज़ ना हुआ हम बहुत सी चीज़ों से महरूम रह जाएंगे आगे। जी देखिए, ये तो मेरा ख्याल है कि अब पूरी दुनिया में ही एक बन जानी है ज़रूरत के कोविड पासपोर्ट या एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें कोविड वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेशन होगी, वो देखकर ही पूरी दुनिया के लोगों को अब ट्रेवल करने की इजाज़त मिला करेगी। मगर वैक्सीनेशन का अमल जहाँ तक है उसको गवर्नमेंट बिल्कुल स्पीड अप कर रही है। जिस तरह से आपने देखा है कि पहले शुरू में हमारे जब ये शुरू हुआ था तो 1000, 1500, 2000 तक लोग वैक्सीनेशन के लिए आते थे। अब 70-80,000 तक डेली वैक्सीनेशन हो रही है और गवर्नमेंट की कोशिश है इसको 1.5 से 2 लाख डेली लेकर जाने के लिए। और इसी सिलसिले में आपने देखा है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमने 2 शिफ्ट चला दी हैं, क्योंकि गो के फतवा उलमा हजरात ने दे दिया है कि दौरान रोज़ा रख सकते हैं, मगर कुछ लोगों को अगर हेजिटेशन हो तो इफ्तारी के बाद भी जो है वो सेकंड शिफ्ट शुरू कर दी गई है। तो ये तमाम इकदाम जो हैं ये स्पीड अप करेंगे इंशाल्लाह ताला प्रोसेस को। और मीनवाइल हमारी जो वैक्सीनेशन की कंसाइनमेंट्स हैं वो भी इंशाल्लाह ताला अब तेज़ी से हमारे पास पहुंचनी शुरू हो रही हैं। और जैसी वैक्सीनेशन की तादाद जो हमारी कंसाइनमेंट्स हैं हमारे पास इनफ डोजेस पहुंच जाती हैं, तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह 50+ के लिए खोल दी गई है रजिस्ट्रेशन ईद के बाद, असद उमर साहब ने कहा है कि बाकी तमाम पॉपुलेशन के लिए भी खोल दी जाएगी। चलें, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि हम तो बड़े बेताब हैं खुद भी वैक्सीन लगवाने के लिए। डॉक्टर साहब, हुकूमत की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन आवाम कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे हैं। आपने इब्तिदा में गुफ्तगू में कहा कि अगर आवाम जो हुकूमत की तरफ से तय करदा SOPs हैं अमल करेंगे तो नहीं फैलेगा, तो आवाम तो नहीं करेंगे आएगा उस पर अमल, एहतियात नहीं कर रहे ना की है, ये किसी से ढकी छुपी बात है नहीं। फिर आदाद व शुमार बता रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन वाली पॉलिसी भी काम नहीं कर रही है, तो क्या अब मुश्किल फैसले करने का वक्त आ गया, क्योंकि आज भी अगेन डेथ टोल हमारा 100 से ऊपर है, 3rd डे रनिंग। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं समझती हूँ कि वक्त है कि हमें मुश्किल फैसले लेने हैं और हम ले भी रहे हैं। असद उमर साहब ने कल वाज़ेह तरीके से कहा है कि हमें लॉकडाउन का दायरा कार जो है उसको बड़ा करना है। लॉकडाउन जो है वो मज़ीद बढ़ाए जाएंगे, उनका दायरा कार जो है वो मज़ीद जो है उसको एरियाज तक फैलाया जाएगा। और उसके साथ साथ जिस तरह आपने देखा है कि माशी सरगर्मियां भी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। 6 बजे के बाद मार्केट्स खोलने की इजाज़त नहीं है, 2 दिन जो है टोटल क्लोज होगा, ट्रांसपोर्ट भी जो है वो भी बंद रहेगी। तो मैं समझती हूँ ये तमाम इकदाम जो हैं ये अब सख्ती की तरफ जा रहे हैं। मगर हमेशा ये याद रखिएगा कि हुकूमत अपना रोल प्ले कर रही है, मगर जब तक अवाम कोऑपरेट नहीं करेगी, अवाम उन SOPs को नहीं समझेगी और उनको सीरियसली नहीं लेगी, हुकूमत अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया आपका नौशीन हामिद साहब। सर्टनली अवाम तो कहती, हुकूमत तो कहती रहती है अवाम नहीं फॉलो करेगी, तो इसका कोई हल नहीं है। प्लीज़ अपने इर्द देखें कितने लोग हैं जिनके अपने प्यारे रिश्तेदार या तो अस्पतालों में हैं या खुदा न खास्ता किसी की जान चली गई है। प्लीज़ उन लोगों की बातों को सुने, इस मामले को संजीदा लें और मास्क पहने, एहतियात करें। हम रमज़ान में बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। पकौड़े खाने के लिए दिल ललचाता है, फिर कहते हैं पता नहीं मोटापा क्या होगा। फिर ये जो लाल शरबत है ये तो बहुत ही दिल चाह रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें भी बहुत चीनी और बहुत शुगर होती है, जिसके इफ्तारी ऑलमोस्ट नामुमकिन सी समझी जाती है। जोहा हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, और इन्होंने कनाडा से अपनी बैचलर्स मास्टर्स की ह्यूमन न्यूट्रिशन में डिग्री हासिल की है। जो द न्यूट्रिशनिस्ट के नाम से मशहूर हैं इंस्टाग्राम पे। सो जो, हाउ आर यू जोहा? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स ग्रेट टू हैव यू ओवर। अब ज़रा बता दें कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं रमज़ान में। गर्मी भी है, साथ में कुछ अपना डाइट का ख्याल भी करना है। खास तौर पे कोई ऐसी चीज़ जो आपको प्यास बहुत लगती है, मौसम इस किस्म का है, तो क्या होना चाहिए? अच्छा, प्यास के लिए एक गलती जो मोस्ट पीपल करते हैं कि वो सहरी से बस 10 मिनट पहले इतना पानी पी लेते हैं, पूरा लीटर पी लेते हैं। सारा टाइम वॉशरूम जाते हैं। हाँ, और उससे आपकी हाइड्रेशन बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होती। आपके रोज़े में आपको फिर प्यास लगती है। जो सही
इफेक्टिव वे हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए, ताकि आपको कम प्यास लगे रोज़े में, इस दैट आप इफ्तारी और सहरी के बीच में कम कम थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। उससे आपको ज़्यादा हाइड्रेशन मिलेगी और सहरी के टाइम पे सिर्फ 2 या 3 ग्लास पिएं। एंड दैट शुड बी इनफ। हाँ, क्योंकि वो एक ड्रम सा बन जाता है और खाना और पानी और चाय भी उसमें एट टाइम्स मिक्स हो जाती है, तो और करना सारा होता है ना चाय के बगैर, तो फिर आप कर नहीं सकते। इफेक्टिव ही नहीं होता, फिर आपको प्यास लग जाती है तो आपकी हाइड्रेशन, आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तो इससे क्या जरूरत है? अच्छा बताएं कि सब्जियां वगैरह कोई ऐसी चीजें, देखिए फलों में तो हमें पता है कि वाटरमेलन इटसेल्फ इज वाटर, मतलब उसमें ज्यादा वाटर कंटेंट है, तो उसी का जूस भी इनकरेज किया जाता है। कोई ऐसे फल भी होते हैं, सब्जियां भी होती हैं जो वाटर कंटेंट उनमें होता है, और खासतौर पे इस महीने के लिए इट्स बेटर टू हैव दोस? सैलड्स, टोमेटोज, क्यूकम्बर्स, ऐसी चीज़ें, मोस्ट वेजिटेबल्स हैव बहुत सारा वाटर कंटेंट। अब देखिए कोई सहरी में सैलड नहीं खाएगा, इफ्तारी में शायद कोई खा ले, तो हम अब सहरी पे आप हमें 2-3 ऐसी चीज़ें बता दें जो हमें हेल्दी हैं, जो हमें सारा दिन के लिए एनर्जी दे सकती हैं और हमारी कैलोरी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। जी, पूरे दिन की एनर्जी के लिए और वेट गेन प्रिवेंट करने के लिए और सही डाइजेशन के लिए आपको ये सहरी के आइटम्स लेने चाहिए। तो पहली ऑप्शन है कि आप एक पराठा लें, होल ग्रेन का या होल व्हीट का 7 इंच का पराठा, और उसको 1-2 चमचे घी से बनाएं, ठीक है? 2 चमचे से ज़्यादा नहीं। उसके साथ आप 2 अंडे ले लें या ऑमलेट ले लें या 1 कप सालन ले लें, ठीक है, जिसमें कुछ मीट हो, तो वो प्रोटीन होगा। उसके साथ आप 1 कप दही ले लें, ये आपको हाइड्रेटेड रखेगा, आपकी एनर्जी दिन में ज़्यादा अच्छी होगी। खजूर खा लें एक, अगर आपने खानी है। जी, मैं अपने लिए लिबर्टी ले रहा था। और अपने लिए ना सारे अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तो लिहाजा इन मॉडरेशन कुछ भी लगता तो ये कि आप खा सकते हैं अगर कम कम खाएं। जी, नट्स खा सकते हैं कोई अपनी एनर्जी रखने के लिए। आप इफ्तारी पे पकौड़ों वाले पे आ जाएं। नहीं, सुबह में डेफिनेटली सहरी में नट्स लेने चाहिए, उसमें फैट्स होते हैं जो एनर्जी स्लोली रिलीज़ करते हैं, आप ज़्यादा देर आपको भूख नहीं लगती। अगर आपको ऑल्सो एक और ट्रिक चाहिए तो 1 गिलास पानी में 1 चमचा तुख मलंगा या चिया सीड्स डाल दें, उससे काफ़ी फुल रहते हैं किसी फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये डेफिनेटली करें। अच्छा, तो जो लोग पकौड़े के बगैर कर ही नहीं सकते इफ्तारी, वो क्या करें? पकौड़े खाएं ना खाएं? तो आप अगर कम क्वांटिटी में ले रहे हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, तो आप 2-3 ले लें, लेकिन अगर आप बैंगन या पालक के पकोड़े बनाएंगे वो ज़्यादा हेल्थी है। आलू के बजाय। तो आलू के बगैर बड़ी जबरदस्त अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट लग रही हैं, क्योंकि आप मना नहीं कर रही हैं किस चीज से भी, आप कह रही हैं कि एतदाल में खाएं रह के। बिल्कुल बिल्कुल। और काले और सफेद चनों का भी इससे मैं पूछा था, लोगों ने बिला वजह मिथ्स बनाए हुए हैं। हमारे ट्रेनर ने हमें कहा कि सफेद चने ना खाएं, काले चने की चाट। न्यूट्रिशनल वैल्यू जी बिल्कुल नहीं, दोनों बहुत हेल्थी हैं आप दोनों। सो हम चनों की चाट खा सकते हैं, हम फ्रूट चाट खा सकते हैं, चीनी ना उसमें मिलाएं तो। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो रमज़ान में इफ्तार में डेफिनेटली फ्रूट चाट लें या 2 फ्रूट लें, खजूर के साथ खोलें, और 1 छोले लें या दही बड़े लें, one of the 2, ताकि वो चलें। ये तो आपने हमारा मेन्यू सेट कर दिया, लेकिन सिर्फ पकौड़े नहीं आए। पकौड़े नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच Zoha for coming here. So basically you can follow her as well, Zoha the nutritionist के नाम से Instagram पे भी हैं। ज़बरदस्त किस्म के इनके खाने होते हैं और मील प्लान्स वगैरह भी दे देती हैं। तो हेल्प चाहिए एट द एंड ऑफ द डे हमें, तो हेल्प इसी तरह मिल सकती है। अच्छा जी, what else do we have for you today? We have a break for you. वापस आएंगे फिर बात। जी, वक्त का मुकाबला सर वज़ीर आज़म के करीब तरीन रहने वाले साबिक़ा साथी जहांगीर तरीन अपनी ही पार्टी की हुकूमत की हिट लिस्ट पर हैं। PTI के अपने कई अरकान एहतजाज कर रहे हैं। साथ ही वज़ीर आज़म से ख़त के ज़रिए इंसाफ की अपीलें भी की जा रही हैं, लेकिन जहांगीर तरीन के खिलाफ कानूनी घेरा मज़ीद तंग हो रहा है। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू जो की थी सरगोदा में, उसमें उन्होंने वाज़े कर दिया था कि कानून सबके लिए बराबर है। FIA उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत ने बरतानिया से जहांगीर तरीन के असासों की तफसीलात भी मांग ली हैं। कल वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन के मामले पर सवाल हुआ उनसे, तो वज़ीर आज़म ने जवाब में अपने पुराने दोस्त का नाम तक नहीं लिया। ये भी कहा कि किसी को रियायत नहीं मिलने वाली। की बात सुनने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन समझना चाहिए लोगों को कि ये सारा हुआ क्यों। 1-1.25 साल में चीनी की कीमत 26 रुपए बढ़ गई। FIA में बड़ी खौफनाक चीज़ें निकली कि सारे मिल के ये कैसे एक उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं और पैसे बनाते हैं, टैक्स ये नहीं देते, अंडर डिक्लेयर ये करते हैं चीनी। तो वो एक FIA की पूरी रिपोर्ट आ गई। अब अगर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात है हम उनको देख सकते हैं, लेकिन ये याद रख लें कि ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो।
और आपको बताएं कि जहांगीर तरीन भी सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर रहे हैं। अदालत जाते हैं तो अरकान असम्बली का एक हजूम साथ होता है। खबरें गर्म हैं, वो जल्द किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं और पार्टी छोड़ने वाले वो अकेले नहीं होंगे, तो ये भी ऐसा लग रहा है। रुकन पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी भी जियो पाकिस्तान में कह चुके जहांगीर तरीन जो फैसला करेंगे वो उनके साथ हैं। कौशल तरीन साहब ने की है, जितनी मेहनतें तरीन साहब ने की हैं, इसके में कोई शक नहीं है कि पंजाब में गवर्नमेंट बनाने का सारा किरदार जाता है, क्रेडिट भी तरीन साहब को जाता है। तरीन साहब चाहे अपनी पार्टी बनाए, चाहे पीटीआई में रहे, चाहे खा वो किसी भी पार्टी में रहे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, हमें तरीन साहब से सरोकार है। तरीन साहब जिस तरफ लेके जाएंगे हम उनकी तरफ हैं, उनके साथ ही हैं, उनके साथ ही जाएंगे। तो ये तो आपने बात सुन ली। जहांगीर तरीन और उनके साथियों के इरादे अभी वाज़े नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म के बयान से यही महसूस हो रहा है कि हुकूमत जहांगीर तरीन को किसी किस्म का रिलीफ देने को तैयार नहीं है। अगर दो पुराने दोस्तों में लड़ाई बढ़ती है तो PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। लेकिन व्हेन यू लिसन टू व्हाट वज़ीर आज़म सेड येस्टरडे, ही मेड सेंस। और जाहिर है कि अगर कोई अरबों खरबों रुपया कमा रहा है और एक कार्टेल का हिस्सा है तो वज़ीर आज़म के सिर्फ दोस्त होने की हैसियत से रियायत तो नहीं दी जा सकती, और इसीलिए लोगों ने वज़ीर आज़म साहब को वज़ीर आज़म बनाया। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब। इरशाद साहब, जहांगीर तरीन के मामले पर वज़ीर आज़म ने ये पोजीशन ली है कि चीनी के मामले में बड़े लूट मार के शवाहिद मौजूद हैं, कानूनी कार्रवाई रुक नहीं सकती। बड़ी अच्छी बात है, इखलाकी और इंतज़ामी तौर पर तो ये एक मजबूत पोजीशन है। तो आप इत्तफाक करेंगे इस चीज़ से? जी बिल्कुल इत्तफाक करूँगा। देखिए, चीनी 115 रुपये किलो हो गई, कसूरवार हुकूमत वज़ीर आज़म हम सब का कहते हैं और कहते रहे हैं। बजा तौर पे सही है कि चीनी अगर 55 रुपये से 115 रुपये पर पहुंच गई है तो कसूरवार हुकूमत है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस चीनी कमीशन बना, रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट पब्लिक हुई और हमने नारे मारने शुरू कर दिए, सारों ने कहना शुरू कर दिया और बजा तौर पर ठीक कहना शुरू कर दिया कि अब इन किरदारों के खिलाफ एक्शन लें जो शुगर कमीशन में आए हैं सामने वो। और जब एक्शन नहीं लिया गया तो कहा कसूरवार वज़ीर आज़म और हुकूमत। बिल्कुल ठीक। अब वज़ीर आज़म साहब एक्शन ले रहे हैं, हुकूमत एक्शन ले रही है, अब इन सारों को अकाउंटेबल कर रहे हैं। और शुगर माफिया वो वाहिद है, वैसे तो हर माफिया ही हर जमात में है, लेकिन शुगर माफिया वो है कि जो हर जमात में मौजूद है। आप पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, GDA, तहरीक इंसाफ सब में मौजूद है। तो जब एक्शन लिया तो उसके बाद सारों को पता चल गया कि जहांगीर तरीन साहब तो एक आगे एक हैं, वरना सारों का प्रॉब्लम होगी, सारों को मसाइल होंगे, तो इसलिए सारे इकट्ठे हो गए। तो वज़ीर आज़म साहब सही कह रहे हैं कि कार्टेल बनाया हुआ है। वज़ीर आज़म सही कह रहे हैं कि कानून अमीर और गरीब के लिए एक होना चाहिए, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक होना चाहिए। सर्टनली, बिल्कुल बात तो दुरुस्त है उसूली तौर पर। भट्टी साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप इस वक्त हुकूमत के साथ है, लेकिन वो ये बता भी रहे हैं कि अगर तरीन साहब के खिलाफ कार्रवाई ना रुकी तो साथ ये ख़त्म भी हो सकता है। आपके ख्याल में ये लोग उस हद तक जाएंगे? कोई भी नहीं छोड़ेगा। वो छोड़ेंगे जो पकड़े जाएंगे, जो चोरियां डकैतियां पकड़े जाएंगे, जिनकी अपनी गर्दन आई हुई होगी। और मेरे लिए मान ही नहीं रखता कि हुकूमत कौन छोड़ता है, कौन पकड़ता है, हुकूमत में कौन रहता है, कौन जाता है। मेरे लिए ये है कि जिसने आवाम का पैसा लूटा है और आवाम को लूटा है उसको हिसाब देना पड़ेगा। और शर्म आती है मुझे, ये लोग अवामी नुमाइंदे हैं, ये जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं या जो आज अदालतों में उनके साथ जा रहे हैं या जो माफियाज के खिलाफ एक्शन नहीं लेने देते, ये अवामी नुमाइंदे हैं। और जिन्होंने ये अवामी नुमाइंदे हैं और जिन्होंने अवाम को लूटा है, ये उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। अभी हम आगे बढ़ेंगे, वक्त हमें मुकाबला सकते हैं। दोबारा से आपको रिमाइंड करा दें, यू वाचिंग जियो पाकिस्तान व्हिच इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय Who thought about it, by the way, that you had to remind us? 7up। ओके जी। और 7up का चूँकि हम जिक्र कर ही रहे हैं तो कुछ खाने पीने की भी बात इसलिए हो जाए क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, दे आर डूइंग सो वेल इन पाकिस्तान एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो आपको बताना ये चाहते हैं कि इस बार फोर्ब्स मैगज़ीन ने पाकिस्तानी निजात बरतानवी शेफ़ हैं, उनका नाम है ज़हरा खान, उनको 30 अंडर 30 एंटरप्रेन्योर्स बाअसर तरीन जिनको कहा जाता है उनमें शामिल कर लिया है। और लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं ज़हरा, 29 ईयर्स ओल्ड हैं और ज़बरदस्त
ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही हैं। लंदन में फेयर एंड डाइस कैफ़ेज़ की मालिक होने के साथ साथ 2 बच्चों की माँ भी हैं। सो शी हैज़ हर हैंड्स फुल। और कोरोना वबा के दौरान ज़हरा ने अपनी आमदनी का 10% ख़वातीन की पेशा तरबियत पर खर्च किया। वो अपने कैफ़े की मज़ीद ब्रांचेस जो हैं वो भी खोल रही हैं और ख़वातीन के लिए मुलाजमत के मौके पैदा करना चाहती हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ हैं फ्रॉम लाहौर। आप लाहौर में हैं, हमने सोचा ज़बरदस्त मौका है। आपकी हमने तस्वीरें देखी हैं कैफ़े की, इट लुक्स स्टनिंग। और जो डिज़र्ट्स आपने बनाए हुए थे वो भी कमाल थे। तो ये कैसे शुरू हुआ? आपने बेकिंग सीखी या आप सिर्फ बेकिंग करती हैं या इसके अलावा खाना भी बनाती हैं, मेन कोर्सेज वगैरह? टेल अस अबाउट योर जर्नी। जी, so basically thank you for having me. I started really young. I was 8 years old जब मैंने baking शुरू की, and this was my passion, and I was actually studying in Canada. I did my university and I was going to become a doctor. तो graduate होने के बाद then I took a year off to travel, and I decided that I will move to London and pursue culinary school because this is my passion. And I studied at Gordon Ramsay's Culinary School, तो वहाँ से मेरी formal training है. It was a year-long course. और उसके बाद मैं लंदन में ही settle हो गई. I got married and I started looking for sites to open up this cafe, which was a lifelong dream. तो then luckily I got this site जो पहले फिया की है, बिल्कुल ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से, जस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, वेरी प्राइम लोकेशन. तो आई गॉट लकी विद द साइट. बट जब साइट मिली उसी वक्त मेरी बेटी पैदा हुई, सोफिया. सो आई डिसाइडेड टू नेम फिया आफ्टर हर बिकॉज शी वाज द लकी चार्म. एंड बस वहीं से फिर यू नो वी डेवलप्ड द कैफ़े फर्दर and made sure के थोड़ा because London की market is very competitive and very saturated, तो I wanted it to be a bit different as well. And जो हमारा brunch menu था वो जी ज़ारा आपकी जर्नी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है. मेन्यू जो था जी क्विकली बता दें जी. जी, so जो brunch menu है that went very viral on Instagram and we are known for those dishes, rose avocado toast वगैरह हैं हमारे, so that's what we are known for. और Instagram social media पे हमें बहुत fame मिली because of our food. ज़बरदस्त. वो एक्चुअली ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट तो आपके फूड में इसलिए भी है क्योंकि तस्वीरें देखते रहते हैं ना हम, तो जानना भी चाहते हैं. लेकिन ज़रा ये ज़रूर बताइएगा, व्हाट डज दिस अचीवमेंट टू बी सिलेक्टेड, यू नो 30 under 30 फोर्ब्स की लिस्ट है, बड़ी प्रेस्टिजियस लिस्ट है, इसमें सेलेक्ट होने का, इसमें आपका नाम आने का आपके लिए व्हाट डज इट मीन टू यू? It's a really big honor, and I'm thankful to my team. They nominated me for this, and Forbes का जो criteria होता है, it is they choose amongst thousands of applications. और वो सिर्फ एक business को नहीं देखते, वो एक चीज़ नहीं देखते, वो आपका overall पूरा देखते हैं. आपका social impact क्या है, आपका revenue क्या है, आपका future scalability क्या है, revenue model क्या है future का. So all those things वो सब कुछ देखते हुए they selected me. So it is a big honor, and I'm very thankful and very proud. And I had the support of my husband Shumail and my family जिन्होंने मुझे push किया and जिन्होंने मुझे support किया to achieve Zara, this. quickly, what is the USP? बहुत सारे dessert points हैं, cafes हैं लंदन में, पाकिस्तान में, हर जगह. आपका USP क्या है? और ख़ास तौर पे जो आपने ख़वातीन के लिए जो इतनी contribution की है उस हवाले से भी बताएं कि ये thought आपको क्यों आई? जी, सो बेसिकली हमने जब ये लॉकडाउन हुआ लास्ट मार्च से, तो जो हमारे कैफ़ेज़ थे वो तो बंद हो गए थे. तो फिज़िकली वी कुडंट ट्रेड, एंड उस टाइम में मैंने और अपनी टीम ने हमने रिटेल लाइन डेवलप की, और हमने जो अपने रिटेल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, हर प्रोडक्ट जो है उसके साथ एक यूनिक मोटिवेशनल मैसेज जो हम औरतों को करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारी चॉकलेट्स है, इसका मैसेज है रीच फॉर द स्टार्स. फिर हमारी टीज़ का है सेल्फ केयर, जैम्स का है बी योर सेल्फ. ऐसे हमने मोटिवेशनल मैसेज अक्रॉस आर प्रोडक्ट्स करके साथ अपनी चैरिटी शुरू की है, फिया केयर्स. 10% जो प्रॉफिट्स हैं हमारी रिटेल लाइन सेल्स के, वो उससे हम अपनी चैरिटी को सपोर्ट करते हैं. एंड थ्रू आवर चैरिटी वी हेल्प वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और इस इम्पैक्ट को ऑब्वियसली हम फर्दर अभी अपने प्रोडक्ट्स प्लेस करना चाह रहे हैं इंटरनेशनली इन अदर कंट्रीज, ताकि हम ज़्यादा इस चीज़ पे काम कर सकें. Good luck for that. Good luck for that, Zara. You are doing great, और आप इसी तरह आके तरक्की का सफ़र
जारी रखें और आपको वंस अगेन बहुत मुबारक हो फोर्ब्स की 30 अंडर 30 में आने के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम एक ज़बरदस्त क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगे और पूछेंगे कि बहुत सी मिथ्स होती हैं कि ये खाएं ये ना खाएं, प्यास को कैसे उनसे हमने प्यास और इजाज़त ज़रूर मांगनी है। पकौड़े होने चाहिए, पकौड़े के बगैर रमज़ान नहीं हो सकता। आज हम मनवा के रहेंगे। ब्रेक ले रहे हैं। भाई ये मोबाइल बैंकिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल 7up जी, ठीक है। तो मोबाइल बैंकिंग में समझा रहा था, लेकिन वो तरीका मैं ज़रा कुछ बात में आपको समझाऊंगा। अभी हम ज़रा कुछ चैरिटी की बात करेंगे। मुल्क में गरीब, नादार और ज़रूरतमंद अफराद और रोज़गार के लिए बहुत सी तंजीमें काम करती हैं। इनके अखुवत फाउंडेशन भी ऐसी ही एक तंजीम है। अखुवत बगैर सूद के एक्चुअली कर्ज देने वाली मुनफरिद तंजीम है जो आवाम की मदद से और इनके ताबन से चलती है। पिछले 20 साल से अखुवत की कई 100 शाखें मुल्क भर में काम कर रही हैं और ये लोगों को बिला सूद कर्जे देते हैं ताकि लोग खुद अपना कारोबार कर सकें। अखुवत के तहत अब तक लाखों अफराद को तालीम, सेहत और रोज़गार के लिए कर्जे दिए जा चुके हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब। डॉक्टर साहब, ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं आप लोग। आवाम की आगाही के लिए मुख्तसर बता दें कि अखुवत फाउंडेशन बुनियादी तौर पर किन किन एवेन्यूज़ में काम करती है ताकि लोगों को ज़रा बेहतर आइडिया हो जाए। हमारा एक जो विज़न है, जिसे ख्वाब कहते हैं, वो ये है कि हम सब आपके साथ मिलके एक ऐसा मुआशरा बनाएं जिसमें हर शख्स को इज़्ज़त से ज़िंदा रहने का मौका मिल सके। और अगला सवाल यह है कि ये मुआशरा कैसे बनेगा, तो बहुत से तरीके हैं इस तरह की काम करने के लिए। तो हमने सोचा कि हम एक कर्ज़ हसन फ़ंड बनाएंगे जिसमें लोग अतियात देंगे। हम एक अमीन की तरह उस फ़ंड को उन लोगों तक पहुँचाएँगे जो भीख नहीं मांगते, जो मेहनत करना चाहते हैं और कारोबार करना चाहते हैं। यूँ कारोबार के ज़रिए वो गुर्बत से निकलेंगे। आप, मैं, हम सब मिलकर इस फ़ंड में अपने अपने हिस्से के अतियात डालेंगे और ये रकम अखुवत के तवसत से बिला सूद बुनियादों पर लोगों तक पहुँचेगी और यूँ वो जो ख्वाब है हमारा इंशाअल्लाह ताला वो पूरा होगा। और इसके साथ एक चीज़ और भी याद रखनी है कि ये जो तसव्वुर है अखुवत का, ये मवाक़ात मदीना से लिया गया है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि अगर मुआशरे में दो तरह के तबके हैं, एक अहले सरवत और एक कम वसीला, तो वो अगर हाथ जोड़ लें एक में, इधर से एक शख्स और इधर से एक शख्स, तो यूँ हम एक खूबसूरत मुआशरा बना सकते हैं। डॉक्टर अमजद, आपका ज़ाहिर इतना बड़ा काम है, एक वसी नेटवर्क है जिसका पहिया चलाने के लिए बड़ी रकम दरकार होती है। फंडिंग कहाँ से आप हासिल करते हैं? फंडिंग तो ज़ाहिर है वही लोग करेंगे जिनके पास अल्लाह ताला ने वाफर दे रखा है। यानी मुआशरे में दो तरह के तबके हैं, एक जो जिसे आप कह सकते हैं कि जो दौलतमंद हैं, खुशहाल हैं, और एक वो जो कम वसीला हैं, गरीब हैं, मुस्तहिक हैं। तो हमें वो लोग जो जिनको अल्लाह ने उनकी ज़रूरत से ज़्यादा दे रखा है, वो अपने हिस्से की कुछ रकम, अपने हिस्से का कुछ जो अतियात हैं वो हमें इस कर्ज़ हसन फ़ंड में जमा करवाते हैं। कुछ ज़कात देते हैं, कुछ अतियात देते हैं, कुछ फ़ितराना देते हैं, कुछ सदका देते हैं। तो यूँ ये रकम बढ़ती है और फिर उन लोगों के काम आती है, उन बहनों भाइयों के जो इसके ज़रूरतमंद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वसी नेटवर्क है। अब तक हम 140 अरब रुपए की रकम कर्ज़ की सूरत में, 40 लाख कर्ज़ों की सूरत में लोगों को दे चुके हैं। इसके साथ तालीमी प्रोग्राम भी है जिसमें बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। तो आप अपनी ज़कात दे सकते हैं, सदक़ात दे सकते हैं, अतियात दे सकते हैं। याद हमें यही रखना है कि जो कुछ हमारा है वो हमारे रब का है और जो रब का है वो सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद साकिब। साथ साथ हम विजुअल्स भी देख रहे थे और आप यकीनन अमेजिंग काम कर रहे हैं। हर साल बल्कि हम जिक्र करते हैं कि किसी ने जब चंदा देना हो ना, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में जिन पे तो आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, आप अमेजिंग काम का जिक्र कर रही थी और कल एक अमेजिंग काम पाकिस्तान टीम ने भी किया और क्या व्हाट ए मैच। बस हम पप्पी लेने का दिल चाह रहा था बाबर आजम की। लिटरली कमाल। बड़ी दुनिया एक्चुअली यही कह रही थी। फास्ट बॉलर्स के बाद अब पाकिस्तानी बैट्समैन
बैट्समैन भी अपना लोहा मनवा रहे हैं, ये तो आपको पता है। कप्तान बाबर आजम की वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन, T20 की आलमी रैंकिंग में तीसरा और टेस्ट में छठा नंबर है। और क्रिकेट की दुनिया में कोहली के बाद अब बाबर का दौर जो है वो शुरू हो गया है और बस अल्लाह करे इन्हें नजर ना लगे और ऐसे परफॉर्म। जनाब बाबर की तो बहुत तारीफ हो रही है, लेकिन रिजवान को भी नहीं भूलना चाहिए। कल उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली और उनको एक एजाज़ भी मिला। बिल्कुल जी, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के 5 क्रिकेटर्स में से ही इज वन ऑफ देम। सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग डील फॉर रिजवान एंड बाबर एंड टीम पाकिस्तान। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो और स्टे सेफ। हैव अ ग्रेट इफ्तारी। प्लीज फ्राइड चीज़ें ना खाएं।